Okay. Then today our topic is formation of complex compounds. ये अपनी 12th प्रॉपर्टी है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब ये तो तुम ही बता दोगे कि डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बड़े इजीली बना लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, रीजन बताओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। हाँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था कॉपर अमोनिया की 4 और +2 कॉम्प्लेक्स। अधिकतर वालों में आपने देखा होगा Fe यूज हो रहा है, कोबाल्ट यूज हो रहा है ना, कोबाल्ट अमोनिया 6। तो वाई डी ब्लॉक एलिमेंट कैन इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसके लिए 2 रीजन लिख के आने आप लोगों को। एक नंबर पे है आपका स्मॉलर साइज, ठीक है जी, सुन लो ध्यान से, स्मॉलर साइज। और दूसरे नंबर पे है हाई चार्ज, ठीक है जी। ये 2 चीजें चाहिए होती हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों बातें क्या चीज है याद कीजिए। मैंने आपको फाई पढ़ाया था, याद है कुछ कुछ। फाई इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, ये वर्ड भी दिया था मैंने मेरे बच्चों को। और व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, जो फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाए थे 9th वाले में, उसमें चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था फर्स्ट टॉपिक। और चार्ज डेंसिटी का मतलब था रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन रेडियस, ये बात बताई थी। अब फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों ऐसी कर रहे हैं क्लास की यार, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लल्लू। चलिए, तो फाई इज इक्वल टू क्या है, चार्ज डेंसिटी है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन अपन लोगों ने पढ़ा था। अब बताओ जी, शाबाश, लिगेंड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है। अब दोनों की बातों को एक्सप्लेन कर देता हूं। नेगेटिव होता है और उनको क्या चाहिए, तो बस फिर मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात मैंने मेरे बच्चों को बताई थी, तभी तो देखो चार्ज ज्यादा है। और याद कीजिए जब वीबीटी पढ़ी थी तब हमने यही बात बोला था कि चार्ज की वजह से लिगेंड अट्रैक्ट होते हैं, याद है ना, वीबीटी और सीएफटी में। तो अब चार्ज अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है फाई की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और रेडियस बताइए ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, कहां बैठी हुई है रेडियस, हाँ कम होने चाहिए, शाबाश। और याद करो मैंने एक बात और बताई थी, किसको, छोटे से कुत्ते के बच्चे को दबोचना आसान होता है कि बड़े सांड को दबोचना आसान होता है, ये बात हुई थी हमारी। तो जितना मेटल का रेडियस छोटा होगा उसको लिगेंड जो है प्रॉपरली कवर कर पाएंगे या प्रॉपरली घेर पाएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे स्मॉलर साइज और हाई चार्ज ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होता है। और ये 2 रीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं लिख के आना आप लोगों ने। तो वहां मैंने ये आप लोगों को लिख के दिया है। फर्स्ट नंबर पे स्मॉलर साइज है, दूसरे नंबर पे हाई पॉजिटिव, आपके पास में हाई पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर साइज एंड हाई पॉजिटिव। अब तीसरे नंबर पे आपके पास आता है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अगर मेरे पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाते। याद आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d dsp3 इस तरीके से। और उसके बाद में आपके पास लास्ट 4th होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ये फायदा होता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वापस करने पड़े तो मैं कर भी सकता हूं। तो इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पर ये पहले 3 रीजन आप लोगों को याद रखने हैं। तो दीज आर द फर्स्ट 3 रीजन ड्यू टू विच ट्रांजिशन मेटल कैन इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये मेरा क्वेश्चन था, उसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला। अब 13th नंबर प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इसके लिए भी क्वेश्चन यही बनेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटालिस्ट। कौन होते हैं कैटालिस्ट, जल्दी बोलिए, शाबाश, मैं बताऊं। हाँ, ये तो अपनी लैंग्वेज है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में कैटालिस्ट कौन होता है, आग लगाने वाले। हाँ, भड़काऊ टट्टू है ना, आग लगाने वाले, जो आग लगाते हैं किसी बात में। उसने तेरे बारे में ये कह दिया, तेरे को पता है क्या, है ना, जब मार के उसको। अब इसका क्लियर कट मीनिंग है कैटालिटिक प्रॉपर्टी किन की बढ़िया होती है,
तो आज मेरा बच्चा कहता है ए प्लस में बी और बराबर प्रोडक्ट, लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो है, इतनी ज्यादा स्लो है, तो उसका रीजन ढूंढा हमने। तो उसका रीजन ये था कि ए अच्छा डोनर नहीं है और बी अच्छा एक्सेप्टर नहीं है। या ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, मर जाऊंगा तेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। और सेम टू सेम इसका उल्टा, ए भी यही बात बोल रहा है, मर जाऊंगा तेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। अब लड़ाई हुई पड़ी है, ये साफ दिख रहा है। ए और बी आपस में भिड़े बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब बीच में आकर बैठ गया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ए के पास जाता है, ऐसा कर तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, और हाँ, और बी को कह देता है कि तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। ब्लर आ रहा है क्या सारे बच्चों का? सारे बच्चों का ब्लर है क्या? नो सर। हाँ, सच सच बोला करो, ऐसे झूठ जाट मत बोला करो यार, मैं फाइबर लगवाए पैसे। तो अब कोई मेरे से पूछ रहा है कि सी का क्या काम है, तो सी ए को कहता है चल तू बी को इलेक्ट्रॉन मत दे, मेरे को दे दे। और बी को क्या कहता है, चल तू ए से मत ले, मेरे से ले ले। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो ए का ही था, और ट्रांसफर किसने करके दे दिया, जल्दी बोलिए, सी ने। तो ये काम क्यों हो पाता है, ऐसा काम क्यों हो पा रहा है? क्योंकि Fe+3 में था मान लो। अब Fe+3 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके Fe+2 में आ जाएगा, और उसके बाद वापस इसको इलेक्ट्रॉन देके वापस Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से वो अच्छे कैटलिस्ट हैं, है ना। भड़काऊ टट्टू की इसका इलेक्ट्रॉन लेके आग लगा दी, देखो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो नहीं रही थी, उस रिएक्शन को इन्होंने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द मेन थिंग। तो आज मैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कल को चेंज ही नहीं कर पाता, तो क्या ये पॉसिबल था? जल्दी बोलो शाबाश। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो पाती होती है, तो फिर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता था और आगे दे भी नहीं सकता था। तो ये दोनों काम करते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक वाले अच्छे कैटालिस्ट होते हैं। अब आपके पास आएगा दो एग्जाम्पल भी दो, हाँ ये जरूरी बात है। अब एग्जाम्पल की अगर आप लोग बात करते हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बच्चों को याद रहता है वो हैबर प्रोसेस है। N2+3H2 इट विल गिव्स 2NH3, है ना। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में Fe तो कैटालिस्ट है और मोलिब्डेनम जो है वो आपका क्या नाम है, प्रोमोटर है। प्रोमोटर है, ठीक है। Fe कैटालिस्ट और मोलिब्डेनम प्रोमोटर का इस रिएक्शन में Fe कैटालिस्ट और मोलिब्डेनम प्रोमोटर। और कोई याद है अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ कोई डी ब्लॉक वाला? तो याद मैं कराता हूं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेरी गुड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई याद है? कोई एक आधी और, कोई और एक आधी पूछ ले। तो एक और बताता हूं, याद कीजिए। वेजिटेबल घी से, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना। तो अनसैचुरेटेड, हाँ अनसैचुरेटेड, अगर आप हाइड्रोकार्बन को लेकर के जाते हो और उसको सैचुरेटेड बनाते हो तो वो होता है निकल, पीडी और पीटी। याद आ रहा है कुछ? ये पिछले साल पढ़ाए थे और ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो 2-4 रिएक्शंस ऐसे होने चाहिए जिसमें मैं बता सकूं कि सर ये बढ़िया कैटालिस्ट हैं। रीजन क्या लिख के आओगे? मैं 1 नंबर में रीजन पूछूंगा, और अगर वो वर्ड लिखा होगा तो 1 नंबर मिलेगा, वरना 0। Why D block elements are good catalysts? Because they have variable oxidation states. Otherwise, I am sorry. इतना मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ बोल मेरे बेटे। अब सुन मेरी बात। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि why D block elements have variable oxidation state? Because they have many electrons in their outer shell, वैलेंस d इलेक्ट्रॉन्स। याद है आप लोगों को? तो इनके पास इनर जो d ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड नहीं होता, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये लोग अच्छे कैटालिस्ट हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके अब तो। और एक सबसे मशहूर कैटालिस्ट है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, उससे तो मैं मिलवाना ही भूल गया, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ जिगलर नाटा। जिगलर नाटा इस साल सिलेबस से जा चुका है, लेकिन क्योंकि वो यहां बैठा है इसलिए मेरे बच्चों को याद होना चाहिए।
और जिगलर नाटा इसलिए जा चुका है क्योंकि पॉलीमर सिलेबस से जा चुका है। ये देखो जी, एन मॉलिक्यूल्स किसके? इथीन के। अब इथीन को आप लोगों ने पॉलीइथीन बनाना है। सुना हुआ है पॉलीइथीन? क्या होता है पॉलीइथीन? जो पॉलीथीन की थैली होती है, शाबाश। अब सुन लो, यहां पर होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ZN कैटालिस्ट। और कल को कोई पूछ ले कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मुझे यहां पढ़ाना है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है 14th नंबर, अच्छा 15 भी है, कोई नहीं, यही आ जाएगी। 14th नंबर प्रॉपर्टी है एलोए फॉर्मेशन कि ये, या चलो पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो पहले आप बताओ ये इंटरस्टिशियल होते क्या है? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ, ऐसे बताओगे तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन बन गया ये। अब लोहा बढ़िया के स्टील बढ़िया? हाँ, लोहा बढ़िया के स्टील बढ़िया? जल्दी बोलो, शाबाश। क्यों 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 क्यों? क्योंकि लोहे के जो वैकेंट साइट होती है, उन वैकेंट साइट को हम किसी छोटे एटम से फिल कर देते हैं। जब इन वैकेंट साइट को आप भर दोगे तो नॉर्मल सी बात है, डेंसिटी या बीच की जो गैप है वो भर गया और वो भरने से मजबूती आ गई। तो जब आप लोग मेटल्स के इंटरस्टिशियल साइट्स को छोटे नॉन मेटल, जैसे हाइड्रोजन से भरोगे तो हाइड्राइड्स बोला जाता है, बोरोन से भरोगे तो बोराइड्स बोला जाता है, कार्बन से भरोगे तो कार्बाइड बोला जाता है, और नाइट्रोजन से भरोगे तो नाइट्राइड बोला जाता है। अब जब ये छोटी जगहों पर मैंने किसी को बिठा दिया, बोरोन, हाइड्रोजन, ये थे मेटल। जैसे स्टील के अंदर कार्बन भर दिया जाता है, कार्बन भरने से तो इंप्योरिटी आती है, लेकिन जब आप बाद में भरते हो स्टील बनाते वक्त तो उससे मजबूती आती है। तो जब तुम इन खाली जगहों को भर दोगे तो सोच के बताओ, शाबाश, क्या हुआ? मजबूती बढ़ी कि घटी? और बोरोन कहता है अगर आप मेरे को भर दोगे तो मैं इतना आप लोगों को बुलेट प्रूफ वाली मजबूती दे दूंगा। समझ आ गई? तो इंटरस्टिशियल स्पेस भी ये इजीली बना लेते हैं। अब इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन इजीली फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो आप लिख के आओगे कि उनकी इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर जो पैकिंग होती है वो इस टाइप की होती है कि वो बड़े इजीली नॉन मेटल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी नॉन मेटल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब सुनना एक बात और इंपॉर्टेंट, अब इनकी जो आप लोगों के पास में है, वीडियो क्लियर है क्या? बताते रहा करो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, अब जब आप इनके अंदर कोई छोटा नॉन मेटल फिल कर देते हो तो उससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब उस डेंसिटी से क्या फायदा हुआ? तो ध्यान से सुनना, इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल या पेरेंट एलिमेंट से ज्यादा होता है। ये पहला क्वेश्चन आपके पास में। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में आता है कि कुछ बोराइड की तो इतनी ज्यादा हार्डनेस है कि वो डायमंड को भी पीछे कर देते हैं। सम बोराइड्स हैव हार्डनेस मोर देन डायमंड। याद रखना बोराइड, इसीलिए तो जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनती है उसके अंदर बोरोन के कंपाउंड डलते हैं। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब इन्होंने मेटालिक प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा, मतलब बिना किसी मेटालिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किए ये लोग और अपने मतलब क्या कहते हैं इसको कि इंक्रीज कर देते हैं प्रॉपर्टीज को। और लास्ट, ये केमिकली इनर्ट हैं। चौथा सबसे बड़ा फायदा, जब ये केमिकली इनर्ट हैं तो इसका मतलब इनको जंग भी नहीं लगेगा, है ना, ये लोग जंग भी नहीं लगवाते। तो टोटल मिलाकर के 4 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मैं क्या क्वेश्चन बना के दूंगा आप लोगों को कि वाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर बेटर देन देयर पेरेंट मेटल एलिमेंट। क्यों है वो बढ़िया? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने पेरेंट एलिमेंट से ज्यादा है। दूसरा, वो केमिकली इनर्ट है। तीसरा, वो उनकी जो हार्डनेस है वो डायमंड से भी ज्यादा है। और चौथे नंबर पे वो कंडक्टर है। मतलब प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ,
और उसके बावजूद उनके अंदर ये फालतू जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, फायदे वाली प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आपके पास बनता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंटरफेशियल के। और लास्ट है एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि ये एलॉय बनाने में सबसे ज्यादा एलॉय क्या होता है फर्स्ट नंबर पे। तो डी ब्लॉक वाले इतनी जल्दी एलॉयज कैसे बना लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या इतने ज्यादा एलॉयज कैसे बना लेते हैं। कुछ एक एलॉयज हैं हमारे सिलेबस में। हाँ, साइज ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल ये आंसर है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेकिंग सो मैनी एलॉयज। एक एलॉय जो हम लोग देखते हैं हमारी जिंदगी में, सोना। सोना किसके साथ मिक्स होता है, जल्दी बोलिए, शाबाश। कॉपर के साथ। क्यों किया जाता है कॉपर के साथ सोना? कॉपर के बिल्कुल हार्डनेस। अगर 24 कैरेट आप गोल्ड यूज करोगे तो उसकी बॉन्डिंग पुअर होती है और वो जल्दी टूट जाता है। इसीलिए हम उसके अंदर, सोने के अंदर कॉपर को मिक्स कर देते हैं। और कॉपर को मिक्स करने के दो रीजन है, एक तो साइज सिमिलर है उसका, और दूसरा कॉपर जो है वो गोल्ड को एक पर्टिकुलर क्या देता है, सुंदरता या एक कलर देता है। हाँ, कलर, शेप नहीं, सुंदर कलर प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम गोल्ड को मिलाते हैं गोल्ड के साथ, कॉपर के साथ। उसके अलावा बहुत सारे एलॉयज हैं, ठीक है जी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ब्रास। ब्रास क्या होता है? जल्दी बोलिए, शाबाश। पीतल सुना हुआ है कभी जिंदगी में? अब गाना याद आ जाएगा, है ना। तो पीतल जो होता है दैट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये आएगा जी आपके पास सिलेबस में। तो वहां मैंने 7-8 आप लोगों को दे रखे हैं। ब्रास हो गया मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। एक होता है ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल सुना होगा, सिल्वर मेडल सुना होगा, और एक ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज मेडल किस किस का एलॉय है? तो जवाब है कॉपर प्लस टिन का। बोलती बंद क्यों होगी तुम्हारी यार? अच्छा, नेटवर्क ही उड़ गया। मैं सोच रहा हूँ बोल क्यों नहीं रही है। आ गई आवाज? अभी आ जाएगी। होल्ड करो। आ गई वीडियो, आ गई। बोलो, तुम्हारे सिग्नल की वेट कर रहा हूं। सब कुछ सही है? तो लास्ट तो मैं पढ़ा रहा था, तुम लोग बोलते बोलते गायब हो गए या मैं गायब हो गया? हाँ जी बेटा जी, हाँ कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं मेरे को भी नहीं पता चला। तो एलॉय का जो फॉर्मेशन है वो ये है कि डी ब्लॉक वाले इतनी जल्दी से एलॉय कैसे बना लेते हैं। तो इसके लिए रीजन ये दिया था मैंने कि डी ब्लॉक वालों का साइज सिमिलर है। अब सिमिलर साइज होने का एक बड़ा फायदा हो गया कि मैं तेरे अंदर मिक्स हो जाता हूँ, तू मेरे अंदर बड़ी जल्दी मिक्स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सिमिलर साइज के बच्चे, है ना। सिमिलर साइज का मतलब, अब हमारे घर में भाई बहन होते हैं। अब जिस भाई के साथ हमारा डिफरेंस ज्यादा है साइज का, वो बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं, तो हमारी उससे ज्यादा इतनी नहीं घुलचल आएगी। हम सेम एज ग्रुप वालों में जल्दी घुल जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने मेरे बच्चों को बोला गोल्ड और प्लेटिनम की बात सुनाई है ना। गोल्ड और प्लेटिनम के अंदर गोल्ड और कॉपर की बात सुनाई मेरे बच्चों को मैंने कि गोल्ड और कॉपर को क्यों मिक्स किया जाता है। तो उसमें भी आप लोगों ने बता दिया इसका रीजन क्या होता है। हाँ, क्यों मिक्स करते हैं गोल्ड और कॉपर को, बताओ, शाबाश। हार्डनेस के लिए। पर कॉपर को ही क्यों मिक्स करते हैं? एक तो कॉपर का साइज गोल्ड के साथ मैच करता है, और दूसरा कॉपर गोल्ड को एक पर्टिकुलर कलर देता है या सुंदर कलर देता है, रेडिश कॉपर कलर देता है, जिससे आपका गोल्ड सुंदर लगने लग जाता है। इसीलिए हम कॉपर के साथ मिलाते हैं गोल्ड को। फिर मैंने कहा था कुछ सिलेबस में है, जो मेरी बात बंद होगी शायद, कुछ सिलेबस में है ब्रास, सुना है ब्रास? जल्दी बोलिए, शाबाश। ब्रास का हिंदी, हाँ, कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक का। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बताना। तांबा नहीं बोलते हैं, ये दुनिया, हाँ, पीतल दी, यहाँ सुना। हाँ बिल्कुल, मैं बेबी डॉल सोने दी है ना, याद आ गया। तो ब्रास जो होता है दैट इज पीतल,
तो पीतल जो होता है वो पेपर में आया हुआ है, आपके ब्रॉन्ज भी आया हुआ है, सुना होगा, एक गोल्ड मेडल है, एक सिल्वर मेडल है और एक आपका, हाँ जी, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल है। तो वो कॉपर और टिन का होता है। ये बड़े दो आपके मशहूर हैं, इनको जरूर याद करना। और इसमें बच्चे कंफ्यूजन भी बड़ी करके आते हैं, ब्रास को ब्रॉन्ज लिखे आते हैं, ब्रॉन्ज को ब्रास लिखे आते हैं। इसके अलावा रोल्ड गोल्ड, ये रोल्ड गोल्ड भी बड़ा फेमस हुआ था बीच में, लगभग 94-5 के आसपास ये मार्केट में आया था रोल्ड गोल्ड, बिल्कुल सोने जैसा था, इवन उसकी पॉलिश भी नहीं उतरती थी चाहे कैसे मर्जी करके, ठीक है जी। तो रोल्ड गोल्ड जो आप लोगों का है वो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कहलाता है वैसे, और ये कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, बिल्कुल गोल्ड की लुक, बिल्कुल सेम, कोई फर्क भी नहीं बता सकता। फिर इसके अलावा आता है गन मेटल और मोनल मेटल। गन मेटल है कॉपर, निकल और सॉरी टिन और जिंक, और मोनल मेटल के अंदर निकल ऐड कर दो, कॉपर, निकल और आयरन। तो ये मैंने आपको परसेंटेज समेत दिए हुए नोट्स के अंदर, परसेंटेज मत याद करना, सिर्फ इतना जरूर याद कर लेना कि कौन कौन से एलॉयज जो है वो कौन कौन से मिलकर बने हैं।